1920 चेन्नई, भारत। एक गणितीय प्रतिभा अपनी डेथ बेड पर लेटी हुई है। उसकी नोटबुक में ऐसे सूत्र लिखे हैं जिन्हें दुनिया अभी समझने के काबिल नहीं है। उसी समय जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी जनरल रिलेटिविटी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अभी यह पता नहीं है कि भारत में एक व्यक्ति ऐसे मैथमेटिकल टूल्स बना रहा है जो एक दिन उनकी थ्योरी को सच साबित करेंगे। और 50 साल बाद इंग्लैंड में व्हीलचेयर पर बैठे स्टीफन हॉकिंग आइंस्टीन की उसी थ्योरी को चुनौती देते हैं, उसी मैथमेटिक्स की मदद से जिसे रामानुजन ने रचा था। यह कहानी है तीन प्रतिभाओं की जो कभी मिले नहीं, लेकिन जिनकी लेगेसी एक दूसरे के बिना अधूरी है। वेलकम टू डिकोडेड रियलिटी। 1887 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रोड में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम श्रीनिवास रामानुजन। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। 5 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे गिनती सीख रहे थे, रामानुजन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हल कर रहे थे। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। रामानुजन कहते थे कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज उन्हें सपनों में दिखाई देते थे। हर रात देवी नामगिरी उनके स्वप्नों में आती थीं। उनके होंठों पर खून की बूंदें होती थीं और वही बूंदें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में बदल जाती थीं। यह बात अविश्वसनीय लगती है, यहां तक कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी एच हार्डी भी इसे समझा नहीं पाए। हार्डी ने लिखा था कि ये फॉर्मूलाज उसे कहीं से भी आ जाते थे। कोई नहीं समझ पाया कि उसे यह सब कैसे पता था। रामानुजन ने कभी कोई प्रूफ नहीं दिया। वे बस इतना कहते थे, देवी ने दिखाया है इसलिए यह सच है। रामानुजन मानते थे कि किसी इक्वेशन का उनके लिए कोई मतलब नहीं है जब तक वह ईश्वर के किसी विचार को व्यक्त न करे। उसी समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। रामानुजन भारत से इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां दुनिया ने एक सोई हुई प्रतिभा को पहचाना, लेकिन इंग्लैंड की ठंडी जलवायु और युद्ध के कारण भोजन की कमी ने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। अंततः रामानुजन भारत लौट आए, मद्रास। केवल 32 साल की उम्र में वे फिर से अपनी डेथ बेड पर थे। और वहीं जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी, रामानुजन ने अपना सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने एक नोटबुक ली और उसमें 3000 से ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिख दिए, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, सिर्फ मैथमेटिक्स। बाद में इन्हें लॉस्ट इक्वेशंस कहा गया। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। दुनिया को तब यह अंदाजा भी नहीं था कि ये लॉस्ट इक्वेशंस आने वाले 100 साल तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स की दिशा बदल देंगे। अब चलते हैं जर्मनी, 1915। अल्बर्ट आइंस्टीन एक गंभीर समस्या में फंसे हुए थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी, जनरल रिलेटिविटी। यह थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी कोई सिंपल फोर्स नहीं है, बल्कि वह स्पेस और टाइम को बेंड करती है। लेकिन इस थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। आइंस्टीन को कॉम्प्लेक्स इन्फिनिट सीरीज और ऐसी इक्वेशंस चाहिए थीं जो स्पेस टाइम कर्वेचर को समझा सकें। साल बीतते गए और वे लगभग हार मान चुके थे। 1919 में एक सोलर इक्लिप्स के दौरान उनकी थ्योरी की जांच हुई और नतीजे चौंकाने वाले थे। आइंस्टीन सही थे। एक ही रात में वे दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट बन गए। लेकिन एक बात किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं की। उनके इक्वेशंस को सॉल्व करने में जिन मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, उनका नेचर रामानुजन के काम से मेल खाता था। इन्फिनिट सीरीज, स्पेशल फंक्शंस और मॉड्यूलर मैथमेटिक्स। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन रामानुजन उससे एक साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। शायद आइंस्टीन को कभी पता ही नहीं चला कि भारत में रामानुजन नाम का एक मैथमेटिशियन भी था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1970 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वही जगह जहां कभी रामानुजन ने पढ़ाई की थी, एक युवा फिजिसिस्ट व्हीलचेयर पर बैठा है। उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। एएलएस डिजीज ने उसके पूरे शरीर को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग असाधारण था।
हॉकिंग एक सवाल से ऑब्सेस थे, ब्लैक होल्स। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी कहती थी कि ब्लैक होल्स मौजूद हैं और जो भी उनमें चला जाए वह हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। लेकिन हॉकिंग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को ब्लैक होल्स पर अप्लाई किया और एक चौंकाने वाली डिस्कवरी की। ब्लैक होल्स एनर्जी इमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा गया। यह डिस्कवरी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि इसने आइंस्टीन की सोच को चैलेंज कर दिया। आइंस्टीन ने कहा था कि ईश्वर यूनिवर्स के साथ पासे नहीं खेलता, लेकिन हॉकिंग का जवाब था कि ईश्वर न सिर्फ पासे खेलता है, बल्कि उन्हें वहां फेंकता है जहां हम देख भी नहीं सकते, ब्लैक होल्स के भीतर। जब हॉकिंग ब्लैक होल्स की एंट्रोपी कैलकुलेट करने लगे, तो मैथमेटिक्स एक बार फिर आड़े आ गया। तभी साइंटिस्ट को एक पुरानी नोटबुक मिली, रामानुजन की नोटबुक। उसमें पार्टीशन फंक्शन और मॉड्यूलर फॉर्म्स थे, वही मैथमेटिक्स जिसकी हॉकिंग को जरूरत थी। 1976 में फिजिक्स ने यह महसूस किया कि रामानुजन का काम ब्लैक होल के रहस्य तक पहुंच चुका था। एक आदमी जो 1920 में मर चुका था, उसका मैथमेटिक्स दशकों बाद यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को समझा रहा था। अब सवाल उठता है, तीन साइंटिस्ट्स, तीन अलग अलग सोच और एक ही यूनिवर्स। रामानुजन कहते थे कि मैथमेटिक्स ईश्वर की लैंग्वेज है। आइंस्टीन कहते थे कि वे स्पिनोजा के गॉड में विश्वास करते हैं, एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक मैथमेटिकल हार्मनी। और स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि यूनिवर्स को किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह नहीं है कि गॉड है या नहीं, असली सवाल यह है, क्या मैथमेटिक्स और फिजिक्स गॉड का प्रूफ है या उसका निगेशन? ये सवाल इतने सिंपल नहीं हैं और इनके जवाब हम ढूंढेंगे अगले वीडियो में। तब तक रियलिटी पर सवाल उठाते रहिए और उसे डिकोड करते रहिए। डिकोडेड रियलिटी।